बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जो है वो कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा। ये कल वाले लेक्चर की हमारी जो है वो आगे कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर कल हमने जो है वो कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा जो है वो डिफरेंस पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे थे। तो एंड पे जो है वो ये कुछ जो है वो दो मेथड्स जो है वो रह गए थे, तो इसको मैं आज वाली वीडियो में जो है वो एलेबोरेट कर देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे जो है वो बढ़ते हैं उससे। तो उसमें सबसे पहले जो है मल्टीपल आर कंपोजिट कॉस्टिंग। तो मल्टीपल आर कंपोजिट कॉस्टिंग वो है जहाँ पे वो मेथड जिसमें एक से ज्यादा जो है वो हमारी जो मेथड जो है वो यूज हो रहे हों, एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो इस तरह की जो कॉस्टिंग का मेथड है उसको हम मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल या आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। तो ये वहां पे अप्लाई होती है जहां पे हमारी एक तो सिंगल जो है वो कॉस्टिंग वहां पे जहां पे हमारा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल होती है। और कॉस्ट पर यूनिट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जो टोटल हमारी कॉस्ट है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे जो है वो डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। स्टील आउटपुट इज आइडेंटिकल, ये एक सिंगल यूनिट है, लेकिन आगे ग्रेड्स के अंदर ये डिफरेंस जो है वो में आता है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाती है कि ये ए ग्रेड है, ये बी है, ये सी है, वो उसके अंदर जो डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। तो जो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर उसको सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग किस तरह निकालते हैं, वो डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है, जो एक ही प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिफरेंट मेथड यूज हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं कॉस्टिंग के लिए। तो इसमें हमारे पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Standard cost is predetermined as target of performance and actual performance is measured against the standard। तो इसके अंदर क्या हम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेजर कर लेते हैं कि हमारी जो है वो प्री डिटरमिन्ड टारगेट जो है वो कॉस्ट का वो कितना होना चाहिए, वो ये इतना होना चाहिए, वो एक हमने लेवल सेट कर लिया। उसके बाद हम फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि जो है वो हमने उससे जो है वो सरप्लस में गए हैं या हमने उसमें जो है वो हमारा जो फेवरेबल में कंडीशन, जो सरप्लस मींस के उसमें फेवरेबल कंडीशन रही है, या हम जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में उसमें रहे हैं कि हमें उसमें जो हमने जो टारगेट या स्टैंडर्ड सेट किया था उससे हमारी जो ओवर कॉस्ट हो गई है, और या अगर उससे अंडर कॉस्ट है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, हमने अपनी कंट्रोल किया अपनी कॉस्ट को। और दूसरा जो है वो हमारे पास बजटरी कंट्रोल है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल विद प्लान्ड बजट परफॉर्मेंस। कुछ हमने बजट बनाए होते हैं कि इस चीज के ऊपर आपने इतना स्पेंड करना है, इसके ऊपर हमने इतना स्पेंड करना है, इसके ऊपर इतना स्पेंड करना है, तो उसके मुताबिक फिर हम एक्चुअल रिजल्ट्स को उसके बाद जो है उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं और उसको हम बजटरी जो है परफॉर्मेंस जो कहते हैं, और उसके अंदर बजटरी कंट्रोल्स हम जो देखते हैं। तो ये हमारे जो दूसरी टेक्निक है। तीसरी टेक्निक जो हमारी है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ जो हम वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो एलोकेट करते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स को। इसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को मैयर नहीं करते, इसके अंदर सिर्फ हम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि इतनी कॉस्ट है, स्टैंडर्ड बना लिया कि इतनी हमने कॉस्ट करनी है, उसके मुताबिक जो है हमने उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया। इसके साथ जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो मैं आपको इसमें एक लेक्चर में ये भी बताऊंगा, इसके अंदर वेरिएंसेस होते हैं। मटेरियल वेरिएंस होता है, मटेरियल के अंदर फिर सब कैटेगरीज होती हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसी तरह जो है वो लेबर के वेरिएंस होते हैं, लेबर जो है वो रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंस होते हैं, और उसमें वो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके अंदर वेरिएंस के ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आगे जो इसकी जो आगे टेक्निक्स यूज होती हैं, जो हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं वो वेरिएंस एनालिसिस से जो है मेजर करते हैं। तो उसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर जो है मैं आपको दूंगा। बजटरी कंट्रोल जो है हमने बजट डिफाइन कर लिए कि हमने हर चीज का हमने जो
उसको एलोकेट कर दिया कि इसके अंदर हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने इस जगह पे इतने पैसे स्पेंड करने हैं, तो उसके मुताबिक फिर एंड रिजल्ट फिर हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किन किन चीजों पे कितने जो है स्पेंड किया और उसका जो है कंपैरिजन करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और उसी को जो है इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट पे एलोकेट करते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को जो है वो चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर भी एक अलग से वीडियो होगी, उसमें जो है हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, बेसिक इनमें फर्क क्या है और क्या इसकी कैलकुलेशन कैसे है, और इसकी हम स्टेटमेंट भी आपको कंपैरिजन में दिखाएंगे कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक अगर स्टेटमेंट बनती है इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, और अगर जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू बनती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी एक डिटेल जो है वो एक लहदा से चैप्टर है, बिल्कुल आप कह लें कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नाम से ही जैसे जाहिर है कि एक ही तरह की टेक्निक जो है वो एक सेवरल अंडरटेकिंग को लिए यूज की जाती हैं, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। इट इज नॉट अ टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है, बट अ सिचुएशन वेयर इन सेवरल अंडरटेकिंग यूज द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर जो है वो सेवरल अंडरटेकिंग जो है वो एक किसी खास सिचुएशन के अंदर एक ही तरह की जो है प्रैक्टिसेस करती हैं, एक ही तरह के कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करती हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मीन्स के कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट होती हैं, तो वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वो जो वो कॉस्ट इंकर होंगी। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी नहीं होती और उनका लिंक जो है प्रोडक्ट से भी नहीं होता, और उनका लिंक होता है कि हम अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं तब भी वो कॉस्ट लगनी है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाते तो वो तब भी कॉस्ट जो है वो इंकर होनी है। तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती उसको फिर हम आगे जो है वो जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें जो है वो किस तरह उसको प्रोरेट करते हैं और किस तरह उसकी सेग्रीगेशन करते हैं और किस तरह प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर उसको डिवाइड करते हैं, तो और उसमें जो हम फिर जो टोटल कॉस्ट जो अपनी फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो तीन एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, उसके अंदर मटेरियल, लेबर और एफओएच। एफओएच मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अब इनके अंदर आगे जो वो मटेरियल के अंदर क्या होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। इसी तरह लेबर के अंदर लेबर एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड होंगे और एक जो है वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। तो जो मटेरियल कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग, जो मटेरियल कॉस्ट वो जिन चीजों से हम जो मटेरियल को यूज करते हुए हम आगे फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम जो मटेरियल वो जो हम अपने वेंडर से परचेज कर रहे हैं, वो उसकी जो वो रॉ फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कहते हैं मटेरियल। उससे हम आगे जो रिफाइंड या फिनिश प्रोडक्ट जो बनाते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी है, दोज कॉस्ट विच आर इंकर्ड फॉर एनी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट प्रोसेस और डिपार्टमेंट। तो कौन सी मैंने जो आपको बताई, डायरेक्टली जो आइडेंटिफाइबल है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसी कॉस्ट यूनिट को, किसी प्रोसेस को, किसी डिपार्टमेंट को, उसको रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कहते हैं। और इसी तरह इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कौन सी है, वो कॉस्ट जो कि कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि ये कौन सी पर्टिकुलर जो यूनिट के लिए है, किसी डिपार्टमेंट के लिए है या प्रोसेस के लिए है, तो उसके अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर इनएक्सपेंसिव बट मे आर मे नॉट फिजिकली बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश गुड। तो ऐसा मटेरियल जो कि इनएक्सपेंसिव भी हो सकता है और उससे जो है वो जो मे बी वो जो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर यूज हो या ना हो लाजमी नहीं है, उसका कोई प्रोडक्ट की जो है वो
उस पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो यूज होता है या नहीं होता, तो इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहते हैं। अगले जब आप अपने एलिमेंट पे चले जाते हैं तो अगला एलिमेंट जो है हमारा लेबर कॉस्ट है। तो जो डायरेक्टली जो लेबर है जो काम कर रही है, जो उस यूनिट को की प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू जो है वो सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और उसके अंदर जो है वो जो उनकी स्पेशलिटी है कि वो उसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जितनी भी उनकी वेजेस होंगी, सैलरीज होंगे, कमीशन होंगे, बोनस होंगे, वो सारे के सारे जो है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर शामिल होंगे। नीचे जैसे उसने बताया कि वेजेस पेड टू वर्कर्स डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो कौन से हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी है? दोज वेजेस व्हिच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट प्रोसेस और डिपार्टमेंट, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किसी कॉस्ट यूनिट के लिए इंकर हो रही है, जिस किसी प्रोसेस के लिए इंकर हो रही है, या डिपार्टमेंट के लिए इंकर हो रही है। तो इसको जो है वो हम नहीं जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते, डायरेक्ट इसको हम नहीं कह सकते, ये इनडायरेक्ट के अंदर जो है वो आएगा। उसके बाद जो है वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे फैक्ट्री ओवर द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग। कोई भी जो कॉस्ट है सर्विसेज की जो प्रोवाइड की जा रही है अंडरटेकिंग को, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स और यूनिट्स। कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर या यूनिट से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अंदर रॉयल्टी पेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट यूज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट अदर देन जो वो मटेरियल एंड लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर जो कि एक तो इनडायरेक्ट ओवरऑल के अलावा जो उसमें जो मटेरियल इनडायरेक्ट और लेबर इनडायरेक्ट उसको निकाल दें। दे कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ जॉब आइडेंटिफाइबल नहीं है। प्रोसेस, वर्क ऑर्डर आर अ कॉमन टू कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या है? रेंट है, रेट्स है, लाइटिंग है, पावर है। तो अब हम प्रोडक्शन करें ना करें, हम जो है वो को प्रोसेस रन करें या ना करें, हमने रेंट जो है वो देना ही देना है। ठीक है, तो जो ये चीज जो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आती है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल और लेबर एक्सपेंसेस के अलावा हैं, उनको जो है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये जो है वो किसी भी आइडेंटिफाइबल नहीं है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी वर्क ऑर्डर और किसी भी कॉमन कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर के लिए। उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर प्राइस कॉस्ट, जब हमने प्राइस कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट बेस होती है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अंदर प्लस करना है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट चीजों को जो है वो हम ऐड करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम अपना मार्जिन जो है वो डिसाइड करके अपनी प्राइस जो है वो निकालेंगे। उसके बाद जो है वो ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओवरहेड्स फिर फर्दर जो डिवाइड होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड्स में है, इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड्स में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ओवरहेड्स के अंदर, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं है किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रोडक्ट से या यूनिट से। और फिर इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो हम डिवाइड करेंगे, और उनको वो हमारे जो है वो कॉस्टिंग का पार्ट बनेंगे, और जो हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, ये हमारे जो ऑपरेशंस में आएंगे और ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए ये जो है वो यूज होते हैं, और वहां पे हम इनको जो यूटिलाइज करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम जो प्रोरेट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कोई स्पेसिफिक बेस बनाते हुए, तो वो उसको हम जो प्रोरेट करते हैं। उसके बाद जो वो हम आ जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे। इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज कोयल, ऑयल ग्रीस, स्टेशनरी इन फैक्ट्री ऑफिस प्लस।
तो अब इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर अब ये जो कोयल यूज हो रहा है या ऑयल ग्रीस यूज हो रही है, ये तो मशीन को रनिंग के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इसका किसी प्रोडक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है कि अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस नहीं होगी। ये तो एक जो तरह की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आप कह लें मशीनरी की, और जो स्टेशनरी फैक्ट्री ऑफिस के अंदर यूज हो रही है उसके वो पेपर्स यूज हो रहे हैं, तो वो उसका जो किसी भी वो डायरेक्टली हम किसी भी प्रोडक्ट को तो नहीं चार्ज कर सकते। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाता है जो वर्कर का मैनेजर काम कर रहा है उसकी सैलरी, सैलरी ऑफ फैक्ट्री ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का जो फैक्ट्री है उसकी जो सैलरी है, सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है वो लेकिन किसी भी प्रोसेस को तो नहीं जनरेट कर रहा, वॉचमैन, स्वीपर, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, पावर, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं। ये सारी तीनों जो है वो कैटेगरीज को हमने डिवाइड कर दिया कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो कि इन प्रोडक्शन जो हेड्स हैं और इनके अंदर जो चीजें आती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके अंदर जो स्टेशनरी यूज हो रही है, जो पोस्टेज के एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट लेबर इसमें कौन सी है, इसमें सैलरी है ऑफिस स्टाफ की, सैलरी है एमडी की, डायरेक्टर्स की, वॉचमैन की, स्वीपर की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कौन से हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। पिछले हमने बताया प्रोडक्शन से रिलेटेड तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए, अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए, फिर हम आगे सेलिंग के अंदर जो तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर ऑफिस रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, वहां पे फैक्ट्री बिल्डिंग थी, ऑफिस लाइटिंग है, वहां पे फैक्ट्री लाइटिंग थी, पावर थी, टेलीफोन था, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर था, वहां प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन थी, ऑफिस अकाउंट था, और सेंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है शामिल होती हैं। उसके बाद हमारी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ गए, उसके अंदर जो है वो हमारी जो है वो सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड, वो कॉस्ट जो हम इंकर करते हैं क्रिएट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए कि हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड जनरेट हो मार्केट के अंदर। वो एड्स भी हो सकती हैं, सैंपल्स भी हो सकते हैं, फ्री गिफ्ट भी हो सकती हैं और सेलमैन्स की सैलरीज भी हो सकती हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच एंड रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी पैकेजेस फॉर रीयूज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट जिसके अंदर हम जब मेकिंग पैक प्रोडक्ट जो पैक हो चुकी हैं, फिनिश प्रोडक्ट हैं हमारे पास पैक पड़ी हुई हैं, उसको हम डिस्पैच कर सकें ताकि वो अवेलेबल हों मार्केट के अंदर, उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। फॉर डिस्पैच एंड रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी पैकेजेस फॉर रीयूज। अगर कोई ऐसी जो सिस्टम है या ऐसा कोई जो आउटपुट है जिसके अंदर आपसे वो अगर बॉटल्स हैं तो बॉटल्स आप देखें वो जाती हैं जो रेगुलर साइज होती हैं, तो वो उसके बाद जब वो खाली हो जाती हैं तो वो कंपनी दोबारा वहां से जो वापस मंगवा लेती हैं, उनको वॉश करके उनको दोबारा रिफिल किया जाता है। तो उसके अंदर भी जो कॉस्ट यूज होती है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर क्या है, सच एज स्टेशनरी यूज इन सॉइल्स ऑफिस, packing material, cost of samples, price list, all of oil for delivery vans। उसके बाद इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर्स है, इसके अंदर सेल्स स्टाफ की सैलरीज आ जाएंगी, सैलरी ऑफ एमडी जो है वो सेल से रिलेटेड है, डायरेक्टर्स हैं, वॉचमैन है, स्वीपर हैं, तो इनकी जो सैलरीज इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, शोरूम एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, रेंट ऑफ वेयर हाउस, बैड डेट्स, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। ये सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। पहले हमने तीन कैटेगरीज देख ली, उसके बाद हमने उन तीनों कैटेगरी में डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बता दी कि उनके अंदर जो इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, इनडायरेक्ट जो है वो मटेरियल कौन सा है और इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंसेस कौन से हैं। उसके बाद जो है वो हम जो है वो कंपोनेंट्स जो टोटल है हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, उसमें हम जो है वो आपको बता देते हैं। मटेरियल है, हमारे पास लेबर है और हमारे पास फैक्ट्री ओवर है। अगर हम मटेरियल प्लस जो है वो
लेबर, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लें तो इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर हम जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर कर दें, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, जो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कर दें तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, और अगर टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस एफओएच, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले जो चीजें थी इनडायरेक्ट वाली, वो वाली हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे वो मैंने आपको कहा था कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसके बाद जो वो उनका जो वो आता है उनका लिंक जो है वो कॉस्टिंग के साथ नहीं होता, वो हम उनको ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो आता है जीपी, और उसके बाद फिर हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो वो लेस करते हैं जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, तो फिर हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके अंदर फिर हम जो वो फाइनेंस जो एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, और अगर हमारी अदर जो वो कोई इनकम है उसको ऐड करते हैं, और फिर नेट इनकम हमारे पास जो बिफोर टैक्सेस आती है और उसमें फिर टैक्सेस लेस होते हैं, और फिर जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाती है। तो ये सारा एक जो है वो प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो ये तीनों आपको जो है डिटेल में बता दिए, प्राइम कॉस्ट का भी, कन्वर्जन कॉस्ट का भी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी, और टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स।